अस्सलामुअलैकुम। गुड मॉर्निंग जेनिफर, गुड मॉर्निंग समर। कैसे हैं आप लोग बेटा? जेनिफर एंड समर बताइएगा बेटा, कैन यू हेयर मी? आवाज़ आ रही है मेरी आपको? समर एंड जेनिफर बेटा, कैन यू हेयर मी? गुड मॉर्निंग अरूज। 4-5 स्टूडेंट शो हो रहे हैं मेरे पास बेटे। सबसे पहले ये बता दीजिए मेरी आवाज़ आ रही है? ओके, थैंक यू समर। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक। और वेकेशंस कैसी रही? कैसे हैं आप सब बच्चे? वालेकुम अस्सलाम महकुनिसा। ओके जी, गुड। अगर वेकेशंस अच्छी रही। वालेकुम अस्सलाम टू ऑल ऑफ यू। आई हैव जस्ट 6 स्टूडेंट्स और मैं 2 से 3 मिनट फर्दर वेट करूंगी बेटा। सारे स्टूडेंट्स को मैसेज दीजिए, कम्युनिकेट करें कि जल्दी जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, टाइम हो चुका है। और मीनवाइल मैं लेक्चर अपलोड करती हूँ, तो आप प्लीज़ सब स्टूडेंट्स आ जाए।
अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सभी स्टूडेंट्स ऑनलाइन थे, जेनिफर, समर और भी काफ़ी स्टूडेंट्स ऑनलाइन थे। अभी कौन कौन स्टूडेंट ऑनलाइन है बेटा मुझे बताइए, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? और यहाँ लाइट का कुछ इशू हो गया था, यूपीएस वर नॉट चार्ज, तो इसलिए थोड़ा बीच में इंटरप्शन हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया था लेक्चर। सो नाउ आई एम बैक। जो जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन है प्लीज़ मुझे बताइए कौन कौन ऑनलाइन है और मेरी आवाज़ आ रही है आपको बेटा? जी बेटे, कौन कौन ऑनलाइन है? ओके, थैंक यू रोज असलम। चलें अब बस अच्छा, आई डोंट नो कि आप स्टूडेंट्स को मालूम है या नहीं मालूम, बहरहाल मैं बता देती हूँ। एडल्ट हेल्थ नर्सिंग 1 जो HN1 आपका सब्जेक्ट है, वो भी मुझे असाइन हो गया है। आई थिंक ऑल्दो कंप्लीट हो चुका है उसका कंटेंट। मुझे बताइए, एम आई राइट? HN1 का जो कंटेंट है वो कंप्लीट हो चुका है, ऐसा ही है? सो HN1 की अब हमें रिवीजन ही करनी होगी और आपके जो टेस्ट वगैरह हैं वो सब हम करेंगे, और इंशाल्लाह वो जब आप कॉलेज आना शुरू होंगे देन वी विल सी। अभी हमारा एडल्ट हेल्थ नर्सिंग 2 का जितना भी कंटेंट है, सो HN1 के लेक्चर की टाइमिंग है, नर्सिंग एथिक्स का टाइम हम ऑलरेडी यूटिलाइज कर रहे हैं। सो इन्हें हम टाइम को यूज़ करके सबसे पहले अपना एडल्ट हेल्थ नर्सिंग 2 का जो कंटेंट है वो तकरीबन हाफ़ कंप्लीट हो चुका है, हाफ़ रहता है, उसे हम कंप्लीट करते हैं बेटा। उसके बाद फिर इंशाल्लाह HN1 एंड 2 की जो है हम कंबाइन रिवीजन भी करेंगे। कोई चीज़ आपको नहीं समझ आई, आप पूछना चाहते हैं, दोबारा पढ़ना चाहते हैं, वो पढ़ेंगे, और एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ों की हम प्रिपरेशन भी करेंगे, ठीक है? सो अभी जो हमारी क्लास हुआ करेगी HN1 की, 2 की और नर्सिंग एथिक्स की, उसमें हम एडल्ट हेल्थ नर्सिंग 2 के कंटेंट को जो है वो कवर करेंगे बेटा। ओके, चलिए मैं लेक्चर अपलोड करने लगी हूँ। अच्छा, हम मस्कुलोस्केलेटल नर्सिंग वो भी आपको पढ़ा चुके हैं, एंडोक्राइन के तमाम डिसऑर्डर्स आपको पढ़ा दिए थे, और CVS भी सारा आपको कंप्लीट करवा दिया मैंने। अब मेरा इरादा है हम मूव करते हैं टूवर्ड्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम। बड़ा इंटरेस्टिंग भी है और इतना ज़्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं होता, तो इंशाल्लाह अभी हम रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट करते हैं और उसके डिफरेंट डिजीज़ को कवर करेंगे, और साइड बाय साइड हम ENT नर्सिंग को लेकर चलेंगे। अब हमारा जो है बेटा रेस्पिरेटरी सिस्टम रह गया है, ENT नर्सिंग है, और इसके अलावा CNS है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और 2 लेक्चर ज़्यादा से ज़्यादा आपके होंगे बर्न्स के। सो अभी मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट करने लगी हूँ। सबसे पहले तो आपको पता है कि पहला लेक्चर हमारा यही होता है कि हम थोड़ा सा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो ओवरव्यू है वो लेते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का। सो मीनवाइल लेक्चर अपलोड हो रहा है, सब स्टूडेंट ज़रा जल्दी से कुछ मुझे बताइए, मुझे मैसेजेस करके बताइए उस वक्त तक, जब तक लेक्चर अपलोड हो रहा है, अबाउट द थोड़ा बहुत आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से रिलेटेड क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या कुछ याद है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हम रिव्यू करने लगे हैं। सो क्या कुछ जिस भी स्टूडेंट को जितना भी याद है, मुझे कोई बुकिश वर्डिंग नहीं चाहिए, जो भी आपको याद है आप मेरे साथ शेयर कीजिए अबाउट द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके जेनिफर, गुड। अपर एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑर्गन्स, और कोई स्टूडेंट? इतने सारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन है बेटा, और मैं समझती हूँ कि रेस्पिरेटरी सिस्टम तो कोई इतना खास मुश्किल भी नहीं है कि उसकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी हम रिव्यू ना कर सकें। कुछ ना कुछ तो आप स्टूडेंट को ज़रूर शेयर करना चाहिए मेरे साथ, ज़रूर कुछ ना कुछ आपको याद होना चाहिए। इनफैक्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है मुझे हमेशा से। सो आई एम वेटिंग। सिर्फ जेनिफर ने अभी तक मुझे आंसर किया है, और किसी स्टूडेंट को कुछ भी याद नहीं है बेटे? जी जनाब, किसी स्टूडेंट को कुछ याद नहीं है?
अच्छा, जेनिफर ने ही बताया है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग सच एज टेकिंग इन एंड आउट ऑफ द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। गुड। अरूज ने बताया है, इट इंक्लूड्स ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकस, लंग्स, अपर एंड लोअर सिस्टम। ओके, ठीक है, चलेगा। चलें, आई थिंक शायद स्टूडेंट्स को कुछ याद नहीं है या फिर कुछ मैसेजेस भी डिले हो जाते हैं दरमियान में ना, इंटरप्शन हो जाता है। चलिए हम जो स्टूडेंट बिल्कुल मुझे मैसेजेस सेंड कर रहे हैं, हम बिल्कुल कर दीजिए। अच्छा, सारा भी एक्ट लिखना चाह रहे थे बेटा, पता नहीं शायद। ब्रेथ विद माउथ एज वेल एज नोज, कम फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई, एल्वियो कवर्ड बाय द लंग्स। ओके, रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लैरिंग्स, ट्रेकिया। Okay, Mekunisa answer. Nimra Suhail. It involves the exchange of gases between the environment and the body. It includes inspiration and expiration. Good, ठीक है। अब मैंने बस यही मकसद होता है कि थोड़ा सा आपकी भी ब्रेन स्टॉर्मिंग हो, आप चीज़ों को रिकॉल करें। बुकिश चीज़ें तो ज़ाहिर है जब आप एग्ज़ाम देने के लिए बैठते हैं तो उस टाइम भी आप वर्ड टू वर्ड आपको ज़रूरत नहीं होती लिखने की, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और उन्हें आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं। चलिए बेटा, यूनिट 5 है हमारा पल्मोनरी नर्सिंग का। इसकी हम सबसे पहले एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी रेस्पिरेटरी सिस्टम की देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव हमारा यही है दैट वी विल ब्रीफली एक्सप्लेन द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। अच्छा, सारा मॉरिस ने आंसर दिया है, एक्सटर्नल एक्सपिरेशन रेस्पिरेशन एंड इंटरनल रेस्पिरेशन। गुड। सारा आपको डेफिनेशंस पता है एक्सटर्नल और इंटरनल रेस्पिरेशन में बेसिकली डिफरेंस क्या है? अगर पता है तो प्लीज़ शेयर कीजिए। Okay, respiratory system. The respiratory system, also respiratory apparatus or ventilatory system, it is a biological system consists of specific organs and structures used for gas exchange in human. अच्छा, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑल्दो दिस इज रिव्यू, सो किसी भी स्टूडेंट को कहीं कोई बात समझ नहीं आती, आपका कोई क्वेश्चन हो बेटा तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ऑर्गन रेस्पिरेटरी सिस्टम के वही जो अभी हमने आपके साथ डिस्कस किया था, हम उसको जो है एक्सटर्नल और इंटरनल या फिर अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो है वो हम डिवाइड कर लेते हैं। सो नोज़ है, नेज़ल कैविटी है, फेरिंग्स है, लैरिंग्स है, ट्रेकिया है, दो ब्रोंकाई आते हैं, उसके बाद वो फर्दर डिवाइड होते हैं छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स में। उनके एंड्स के ऊपर आपको पता है एल्वुलाइज प्रेजेंट होते हैं और ये इसके अलावा जो टू लंग्स होते हैं। वालेकुम अस्सलाम तलहा। सो एक एक करके इन चीज़ों को सबको मैं डिस्कस कर लेती हूँ। नोज़ एंड नेज़ल कैविटी, उसकी पोजीशन और स्ट्रक्चर देख लेते हैं। दिस इज़ बेसिकली द मेन रूट फॉर एयर एंट्री। अच्छा, सारा ने जवाब दिया है, एनवायरनमेंट टू लंग्स इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड फ्रॉम लंग टू द टिश्यू सिस्टम एंड ब्लड। जी जी बिल्कुल ऐसे ही बेटा, ये जो हम अपने इन्वायरमेंट से जो एयर को लेते हैं दैट इज़ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, और फिर जब वो ब्लड लेवल के ऊपर जाके यानी टिश्यूज़ के लेवल के ऊपर जाके ब्लड और टिश्यू के दरमियान जो एक्सचेंज होता है गैसेस का दैट इज़ इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, गुड। सो नोज़ जो है ये हमारा बेसिकली मेन रूट है एयर एंट्री का, इसके थ्रू एयर अंदर जाती है। और नोज़ आप सबको पता है कि टू कैविटीज़ में डिवाइड होती है बाय अ सेप्टम। एंटीरियरली इट इज़ कंसिस्ट ऑफ हाइलेन कार्टिलेज भी होती है। दिस रूफ इज़ फॉर्म बाय द इथमॉइड बोन। द फ्लोर इज़ फॉर्म बाय रूफ ऑफ द माउथ। द मीडियल वॉल फॉर्म बाय द सेप्टम। द लेटरल वॉल फॉर्म बाय द मैक्सिला। सो दिस इज द नोज एंड नेजल कैविटी। कोंका होते हैं आप सबको पता है, जिन्हें हम सुपीरियर, मिडल और इंफीरियर टर्मिनेट भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है, सॉफ्ट पैलेट है, हार्ड पैलेट है। ठीक है, और अच्छा, आवाज़ मेरी कम आ रही है सारा? ओके बेटे, मैं थोड़े सा यहाँ पे इंटरप्शन भी है, सो अभी थोड़ा सा खामोशी हो जाती है तो आपको मेरी आवाज़ ठीक आएगी। ठीक है बेटा। ओके, नोज़ के जो रेस्पिरेटरी फंक्शंस हैं वो क्या हैं बेटा? द फर्स्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी पैसेजेस है ये, यानी जो रेस्पिरेटरी पैसेजेस है उसमें ये फर्स्ट पैसेज है जिसके थ्रू एयर जो है वो बॉडी के अंदर एंटर होती है। जो है नोज़ का काम होता है कि वो एयर को वार्म करता है ड्यू टू द इमेंस वेस्कुलरिटी ऑफ द म्यूकोजा। और इसके अलावा दूसरा काम इसका है फ़िल्टर करना एयर को और क्लीन करना। दिस अकर्स ड्यू टू हेयर्स व्हिच ट्रैप लार्जर पार्टिकल्स। एंड इसके अलावा हेयर को ह्यूमिडिफाई करना भी इसका काम है। एज एयर ट्रेवल्स ओवर द मॉइस्ट म्यूकोजा इट बिकम्स सैचुरेटेड विद वाटर वेपर। अब ठीक है मेरी आवाज़ बेटा? खान साहब बीबी अब बताइए आवाज़ ठीक आ रही है? और जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो भी मुझे बताइए आवाज़ मेरी ठीक है बेटा? अब तो कम नहीं आ रही? ओके, इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है फेरिंक्स। द फेरिंक्स इज द पार्ट ऑफ द थ्रोट दैट इज बिहाइंड द माउथ एंड नेजल कैविटी एंड अबव द इजोफेगस एंड द लैरिंक्स।
पोजीशन इसकी क्या है बेटे, सुपीरियरली बेस ऑफ द स्कल आ जाता है, इंफीरियरली कंटिन्यूस होता है विद द एसोफेगस, एंटीरियरली देखें तो इनकम्प्लीट वॉल बिकॉज ऑफ द नोज, माउथ एंड लैरिंक्स ओपनिंग, एंड पोस्टीरियरली एरियोलर टिश्यूज होते हैं, एंड फर्स्ट 6 वर्टिब्रास होते हैं। ठीक है बेटा, ये देखिए नेजल कैविटी, पैलेट है, दिस इज योर ओरल कैविटी। फेरिंग्स किस जगह पे होता है आप सबको मालूम है, ये फिर कंटिन्यूएशन जारी होती है एजोफेगस के अंदर, उसके इंटीरियरली क्योंकि ट्रेकिया और लैरिंग्स मौजूद होता है। ठीक है बेटा, ये आपको मैंने पिक्टोरल भी दिखा दिया। द फेरिंग्स इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ये सब डिटेल आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फेरिंग्स को हम नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लेरिंजियोफेरिक्स 3 पोर्शंस में जो है वो डिवाइड करते हैं। ये पिक्चर में भी मैंने आपको दिखाया हुआ है, क्योंकि तकरीबन तकरीबन नेजल पोर्शन के पास जो होता है नोज के पास, उसे हम नेजोफेरिंग्स कहते हैं। उससे नीचे बेटा ओरोफेरिंग्स होता है, और उससे पीछे जो लैरिंग्स की बैक साइड पे आ रहा होता है दैट इज लेरिंजियोफेरिंग्स। फंक्शंस इसके यही हैं कि ये आपकी एयर और फूड के लिए पैसेज के तौर पे काम करता है। ये भी वार्म और ह्यूमिडिफाई करता है। टेस्ट, देयर आर ऑल्फैक्टरी नर्व एंडिंग्स यहाँ पर मौजूद होती हैं, जिसकी वजह से आप टेस्ट को जो है वो मतलब सेंस कर सकते हैं। हियरिंग, द ऑडिटरी ट्यूब विच इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम द नेजोफेरिंग्स टू ईच मिडल एयर, सो ऑब्वियसली हियरिंग में भी इसका फंक्शन है बेटे। बाकी प्रोटेक्शन इसका काम है। द लिम्फेटिक टिश्यू ऑफ द फेरेंजियल टॉन्सिल्स प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज। इसके अलावा स्पीच है, एक्ट एज अ रेजोनेटिंग चैम्बर फॉर साउंड असेंडिंग फ्रॉम द लैरिंग्स। ठीक है, अब पोजीशन लैरिंग्स की, लैरिंग्स फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स की तरफ मूव करते हैं। लैरिंग्स है जिसको वॉइस बॉक्स भी करते हैं, ये एक्सटेंड करता है बेटे रूट ऑफ द टंग से। इट लाइज इन फ्रंट ऑफ द लेरिंजियोफेरिंग्स एट द लेवल ऑफ थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स सर्वाइकल वर्टेब्रा। इट ग्रोज लार्जर इन द मेल। ठीक है, अच्छा, सुपीरियरली जो हाइलाइट बोन है एंड रूफ ऑफ द टंग है वो मौजूद होता है। इंफीरियरली कंटिन्यूस विद द ट्रेकिया, और इंटीरियरली द मसल्स ऑफ द नेक, पोस्टीरियरली द लेरिंजियोफेरिंग्स, एंड थर्ड टू सिक्स्थ सर्वाइकल वर्टेब्रा। ओके जी, ये आपको मैंने बताया जो सॉरी लैरिंग्स है या वॉइस बॉक्स है वो आपको नज़र आ रहा है इसमें, जो येलो कलर की पिक्चर है इसमें। और एपिग्लोटिस आप सबको मालूम है इसका काम क्या होता है, कि जिस टाइम फूड हम जो है इंजेस्ट कर रहे होते हैं, एजोफेगस की तरफ जा रही होती है, तो ये इसको कवर कर देता है इस पूरे पोर्शन को, जिसकी वजह से कोई भी फूड पार्टिकल जो है वो हमारे ट्रेकिया में एंटर नहीं हो सकता। अच्छा जी, फंक्शन इसके क्या है, प्रोडक्शन ऑफ साउंड है, स्पीच है, बात करते हैं हम इसके थ्रू। Yes, exactly, Sarah. This is Adam's apple. Protection of the lower respiratory tract during swallowing. The larynx moves upward and hidden. The epiglottis closes over the larynx. Passage of air है, ह्यूमिडिफाई करता है, ये भी एयर को फिल्टर करता है और वार्म करता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है ट्रेकिया। ट्रेकिया की पोजीशन जिसको हम विंड पाइप भी कहते हैं, दिस इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द लैरिंग्स एंड एक्सटेंड डाउनवर्ड टू अबाउट द लेवल ऑफ T5 where it divides into right and left primary bronchi. लेंथ इसकी बेटे 10 to 11 सेंटीमीटर है। और रिलेशन इसका देख लें, सुपीरियरली क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं वो सब हम देख लेते हैं। सुपीरियरली लैरिंग्स मौजूद है, इंफीरियरली राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई है, एंटीरियरली अपर पार्ट में थायराइड ग्लैंड है, लोअर पार्ट में द आर्क ऑफ द एओर्टा एंड द स्टर्नम है, पोस्टीरियरली एजोफेगस मौजूद है, लेटरली इसके साथ दोनों लंग्स मौजूद है। ओके, ये ट्रेकिया की पोजीशन है जो मैंने आपको सारा भी समझाया। पिक्चर में देखें, लैरिंग्स के बाद कंटिन्यूएशन आपका ट्रेकिया स्टार्ट हो गया, फिर वो राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई में डिवाइड होता है, फिर ये स्मॉल स्मॉल से जो ब्रोंक्यूल्स हैं छोटे छोटे उनमें डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और उसके आगे फिर एल्विलाइज आ जाएंगे, और इसके दोनों साइड में मैंने आपको बताया लेटरली लंग्स मौजूद हैं। सो दिस इज द ल्यूमन। बैक साइड पे एजोफेगस होता है, आगे बेटा जी ट्रेकिया होता है। ये ट्रेकिया का थोड़ा सा क्रॉस सेक्शन मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। फंक्शंस इसके यही हैं कि ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, एयर के लिए पोटेंसी प्रोवाइड करता है, म्यूकोसीलियली एस्केलेरेटर है, कफ रिफ्लेक्स जनरेट करता है, एयर को वार्म भी करता है, ह्यूमिडिफाई भी करता है और फिल्टर भी करता है। उसके बाद फर्दर जो डिवाइड होता है बेटे वो राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होता है। द टू प्राइमरी ब्रोंकाई व्हेन द ट्रेकिया डिवाइड्स अबाउट द लेवल ऑफ T5, तकरीबन थोरेसिक 5 के ऊपर ये डिवाइड होता है राइट और लेफ्ट ब्रोंकस के अंदर। The right bronchus, this is wider, shorter and more vertical than the left bronchus. इसकी left 2.5 centimeter है। After entering the right lung, it divide into 3 branches, one to each lobe. क्योंकि हमारा right lung जो है उसके अंदर आप सबको पता है 3 lobes होते हैं, इसलिए ये मेनली 3 ब्रांचेस में डिवाइड होकर हर लोब को
के अंदर एंटर हो जाता है। इसी तरह से लेफ्ट ब्रोंकस है, ये थोड़ा सा नैरो होता है बेटा राइट के मुकाबले में। इसकी तकरीबन 5 सेंटीमीटर लेंथ होती है और जब ये चूँकि हमारा जो लेफ्ट लंग है उसमें 2 लोब्स होते हैं, सो ये 2 ब्रांचेस में डिवाइड होता है, 1 फॉर द ईच लोब। ओके, ये देखिए अब इस तरह से मैंने आपको बताया राइट और लेफ्ट साइड ऑफ द, देख रहे हैं आप, ये आपको नज़र आ रहा है कि ये जो ब्रोंकस राइट और लेफ्ट ब्रोंकस है, ये कैरिना वो प्लेस होती है स्टर्नम की बोन की, ठीक है, स्टर्नम स्टर्नल प्लेन के ऊपर, जहाँ पर ये राइट और लेफ्ट में डिवाइड होते हैं। इसी तरह से राइट साइड पे 3 ब्रांचेस और लेफ्ट साइड पे 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। ओके, डिवीजन ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंकियल जो मैंने आपको पहले बता दिया, ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होता है, वहाँ पे फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स आते हैं, एल्वुलर डक्ट्स पहले बनती हैं, उसके आगे एल्वुलाइज बन जाते हैं। एल्वुलाई वो प्लेस होती है जिसके गिर्द बहुत बारीक सी, आपको पता है, कैपिलरीज मौजूद होती हैं, आर्टरीज और वेन्स मौजूद होती हैं, जिनका काम क्या होता है, उस लेवल पे आकर वो तमाम जो है एयर में से ऑक्सीजन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करती हैं ब्लड के अंदर, और फिर वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस एक्सक्रीट आउट करवाती हैं। ठीक है जी, ये थोड़ा और पिक्टोरियल मैंने आपको ब्रोंकाइटिस दिखाने की कोशिश की, वही चीज़ें, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है आपने पहले से ना पढ़ी हो। ठीक है, ये देखें, ये जब मैं आपको बता रही हूँ, ये तो एक थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश की है कि दिस इज़ द नॉर्मल एल्वुलाइज बेसिकली, कि जहाँ पर एयर एक्सचेंज हो रही है और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो रहा है ब्लड के थ्रू। कंट्रोल ऑफ एयर एंट्री इनका काम है, वार्म और ह्यूमिडिफाई करना, सपोर्ट और पोटेंसी प्रोवाइड करना, कोई भी पर्टिकुलेट मैटर है उसको रिमूव करना, कफ रिफ्लेक्स जनरेट करना। ठीक है, ये देखिए एल्वुलर सैक्स है, एल्वुलाई जो मैं आपको बता रही हूँ वेन्स और आर्टरीज का एक जाल है, कैपिलरीज हैं बेसिकली, इन सब में जो है गैसेस का एक्सचेंज होता है। उसके बाद लंग्स आ जाते हैं बेटे, देयर आर 2 लंग्स, 1 लाइंग ऑन ईच साइड। शेप इनकी कैसी होती है, कोन शेप के होते हैं लंग्स। वेट इनका तकरीबन 600 to 700 ग्राम्स होता है। 20 to 25 सेंटीमीटर लेंथ होती है। कलर इनका पिंकिश होता है बेटे। लोब्स में 3 लोब्स होते हैं राइट लंग में और 2 लोब्स होते हैं लेफ्ट लंग में। Lobes are separated by the fissures. The area between the lungs is the mediastinum. ये देखें, राइट और लेफ्ट लंग है, राइट साइड पे आपके 3 लोब्स होते हैं बेटे, और ये जो इनको सेपरेट कर रही होती हैं, दे आर कॉल्ड फिशर्स। ठीक है, समझ आ रही है आपको? देखिए, राइट लंग और लेफ्ट लंग, ये थोड़ा सा और आपको मैंने उसका इंटरनल पोर्शन क्रॉस सेक्शन करके दिखाया है। ये वो सरफेस होती है बेटे जहाँ पे जो बेसिकली जो एंट्रेंस हो रही होती है आपके वेन्स और आर्टरीज की, और ये जो कार्डियक नॉच है, ये भी आपको नज़र आ रहा होगा लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में, क्योंकि आपको पता है लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा हमारे जो हार्ट का जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो इसी इसी पोजीशन में होता है, सो इसलिए ये कार्डियक नॉच बनी हुई होती है। अल्लाह ताला ने इस तरीके से हमारी बॉडी में हर चीज़ को जो है एडजस्ट किया हुआ है। प्लूरल कैविटी क्या होती है, ये भी आप सबको पता है। द 2 layers of the pleura are separated by a thin film of serous fluid which allows them to glide over each other। ये जो लंग्स होते हैं हमारे, इसके इर्द गिर्द आपको पता है एक कैविटी बनी होती है, उसकी बेसिकली 2 लेयर्स होती है, जैसे हार्ट की होती है, एक प्लूरल होती है, एक प्राइटल होती है। ठीक है, तो वो एक प्लूरल स्पेस और प्राइटल स्पेस, सॉरी लेयर जो है, प्लूरल और प्राइटल लेयर, इन दोनों के दरमियान में जो कैविटी बनती है उसे हम प्लूरल कैविटी कहते हैं, और इसके अंदर सीरस फ्लूइड मौजूद होता है। उसका काम यही होता है कि इन दोनों चीज़ों को एक दूसरे के साथ अलहदा रखें और एक दूसरे के ऊपर जो है वो फिर ग्लाइड करते हैं, स्लाइड करते हैं, जिससे एक दूसरे के साथ जो हमारे लंग्स हैं वो भी प्रोटेक्ट रहते हैं और फ्रिक्शन नहीं हो पाती। ठीक है, बेसिकली प्रिवेंटिंग फ्रिक्शन जब हम ब्रीदिंग ले रहे होते हैं, सांस ले रहे होते हैं। ये देखें, राइट और लेफ्ट लंग भी आपको समझ आ रहा होगा। ये प्लूरल कैविटी यानी लंग्स अंदर मौजूद होते हैं, उसके बाहर ये एक पूरी कैविटी मौजूद है। विसरल प्लूरा जो बिल्कुल आपके लंग्स के साथ जुड़ी होती है उस लेयर को कहते हैं प्राइटल प्लूरा, जो आउटसाइड होती है। ठीक है, और इसके दरमियान में जो फ्लूइड होता है सीरस फ्लूइड, उसकी मैं बात करी थी, प्लूरल फ्लूइड उसे कहते हैं, और इस स्पेस को हम प्लूरल कैविटी कहते हैं। ये देखें, ये चेस्ट वॉल है आपकी, इंटरकोस्टल मसल्स हैं जो रिब्स के दरमियान में मौजूद होते हैं। ठीक है, जिनकी वजह से जाहिर है कि लंग्स जो है वो एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं।
respiration क्या है? The term respiration means the exchange of gases between the body, cells and the environment. Breathing or pulmonary ventilation, this is the movement of air into and out of the lungs. Exchange of gases, this takes place external and internal respiration. External respiration वही है जो lungs के अंदर जब gases का exchange हो रहा है, और जब tissue level के ऊपर जाके gases का exchange होता है, that is called internal respiration. ये देखिए ब्रीदिंग का सारा पैटर्न है, ब्रीदिंग इन एंड आउट। आपका जो चेस्ट है, जाहिर है जब आप सांस अंदर की तरफ लेते हैं बेटा, तो जो रिब्स के दरमियान में इंटरकोस्टल मसल्स हैं, उनके अंदर इलास्टिसिटी मौजूद है, वो भी एक्सपेंड करना शुरू करते हैं, स्पेस देते हैं, तो ही चेस्ट आपका एक्सपेंड करता है और एयर प्रेशर की वजह से अंदर की तरफ जाती है। और जो आपका डायाफ्राम है वो भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो डाउनवर्ड उसकी यानी जो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो बेसिकली उसकी मूवमेंट डाउनवर्ड हो जाती है, और चेस्ट की कैविटी जो होती है, जो स्पेस होती है, वो बढ़ जाती है। स्पेस बढ़ने की वजह से जो एयर है वो ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी के अंदर एंटर हो जाती है, और जब एक्सहेलेशन होती है या ब्रीदिंग आउट होता है, उसके वक्त आपका एक तो डायाफ्राम भी रिलैक्स हो जाता है, ऊपर की तरफ मूव कर जाता है, अपनी जगह वापस चला जाता है, तो आपकी चेस्ट कैविटी कम होती है और चेस्ट भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से आपकी ओवरऑल चेस्ट की जो कैविटी है वो कम होती है और एयर बॉडी से बाहर निकल आती है। डायाफ्राम का रोल मैंने आपको बताया। देन साइकिल ऑफ ब्रीदिंग है। द एवरेज रेस्पिरेटरी रेट यू ऑल नो 12 to 15 ब्रेथ्स पर मिनट होता है एडल्ट्स में। ईच ब्रेथ कंसिस्ट ऑफ 3 फेजेस, इंस्पिरेशन होती है, एक्सपिरेशन होती है और एक पॉज होता है। ठीक है, दिस इज अबाउट द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजिकल रिव्यू ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ज़्यादा डिटेल में ऑब्वियसली हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सो किसी स्टूडेंट का इसमें कोई क्वेश्चन है, कोई बात पूछना चाहते हैं तो मुझसे पूछ लें। मीनवाइल मैं नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करती हूँ बेटा। ओहो, ओके अक्सा तमसील बेटा, अब कुछ कर तो नहीं सकते इसमें, आप रिव्यू कर लीजिएगा। एनाटॉमी फिजियोलॉजी है, आप सबके पास बुक्स मौजूद हैं, AHN की भी, PPTs भी मैं शेयर कर देती हूँ, आप देख लीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो, आपका ना समझ आए तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके बेटे, अब हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शंस जो हैं उन्हें शॉर्टली, जो छोटे छोटे से कुछ इन्फेक्शंस हैं उन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, सब स्टूडेंट्स के लिए अब से इंस्ट्रक्शंस हैं, मैं जो भी टॉपिक पढ़ाया करूँ बेटे, तमाम
तमाम स्टूडेंट्स जो हैं उसे अपनी सबके पास एडल्ट हेल्थ नर्सिंग की बुक्स हैं, उसमें से तमाम स्टूडेंट जो है उसे ज़रूर डिटेल में पूरा टॉपिक पढ़ा करें, ठीक है। क्योंकि जब मैं एग्ज़ाम्स होंगे या फिर मैं जो है टेस्ट बनाऊंगी तो मैं ये नहीं देखूंगी कि मैंने पीपीटीज़ में क्या पढ़ाया। ऑब्वियसली जो हाईलाइटेड पॉइंट्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, वो हम पीपीटीज़ में शेयर करते हैं। यू ऑल आर एडल्ट लर्नर्स, आपको भी थोड़ा सा मेहनत करनी होगी। ये नहीं कि सिर्फ मैम की पीपीटीज़ के ऊपर आप डिपेंडेंट हो, आप सबके पास बुक्स मौजूद हैं। आप सब ने हर टॉपिक जो मैं पढ़ाया करूँ उसे एक बार ज़रूर गो थ्रू हो जाया करें। चलिए, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस में वी विल डिस्कस द फॉलोइंग अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस एंड देयर मैनेजमेंट। वी विल सी टॉन्सिलाइटिस, फेरेंजाइटिस एंड साइनोसाइटिस। सबसे पहले टॉन्सिलाइटिस, नाम से समझ आ रहा है, टॉन्सिलाइटिस इज बेसिकली द इन्फ्लेमेशन ऑफ द टॉन्सिल्स दैट कैन बी एक्यूट, सबएक्यूट एंड क्रॉनिक ड्यू टू कॉजेटिव फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। अब कॉजेटिव फैक्टर कौन कौन से वो हम आगे देख लेते हैं। सिंपल आपको पता है हमारे थ्रोट में ये दो टॉन्सिल्स मौजूद होते हैं, राइट और लेफ्ट साइड पे। सो इनका इन्फ्लामेशन हो जाना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड टॉन्सिलाइटिस। कोई भी कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म उसका हो सकता है और इट माइट बी एक्यूट, सब एक्यूट और क्रॉनिक। सो एक्यूट टॉन्सिलाइटिस जो है इट कैन ईदर बी बैक्टीरियल और वायरल इन ओरिजिन। जो एक्यूट टॉन्सिलाइटिस है बेटा उसका जो कॉज है बेसिकली वो या तो बैक्टीरियल होते हैं या फिर वायरल होते हैं, जबकि सब एक्यूट टॉन्सिलाइटिस जो है दे आर कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम एक्टिनोमाइसिस। एंड chronic tonsillitis which can last for long periods if not treated is mostly caused by the bacterial infections. Tonsils are made up of adenoid tissues that secretes lymphocytes that help in fighting against systemic infection of the body. आप सबको ये चीज़ें आपने नेट में पढ़ी होगी, आपको पता होगा टॉन्सिल्स जो हैं बेसिकली हमारे बॉडी के डिफेंस सिस्टम का हिस्सा है। ये लिम्फोसाइट्स को सेक्रीट करते हैं जिनका काम ये होता है कि हमारी बॉडी में जो फॉरेन बॉडीज़ आ जाती हैं, जो भी इन्फेक्शियस ऑर्गन आ जाते हैं, ये उनके अगेंस्ट जो है फाइट करते हैं। कॉजेटिव एजेंट्स जो मैंने आपको बताए टॉन्सिलाइटिस के लिए, वो बेटा बैक्टीरियल इन्फेक्शंस आपको बताए, वायरसेस बताए, स्पाइरोकीट्स हो सकते हैं एंड ट्रोपोनिमा पैलिडम जो है वो कॉज हो सकता है। बैक्टीरिया जैसे स्ट्रेप्टोकोकाई और स्टेफिलोकोकाई हो सकते हैं, वायरसेस में एडिनोवायरस और मोनोन्यूक्लियोसिस। अब ये तमाम चीज़ें आप अपनी बुक खोलेंगे, उसमें फर्दर आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगी और वो आपने पढ़नी है। कॉजेटिव फैक्टर होता क्या है बेसिकली, जो भी यानी वायरस है, बैक्टीरिया है, स्पाइरोकीट्स हैं, ये आपके कॉजेटिव फैक्टर्स है। ये बेसिकली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक यानी यूजुअली नोज या माउथ के थ्रू जो है हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं और वहाँ से जो जाहिर है माउथ के थ्रू जाएंगे या नोज के थ्रू जाएंगे तो थ्रोट तक जब वो पहुँचेंगे तो वहाँ आप सबको पता है कि मौजूद है हमारे टॉन्सिल्स, वो उसको जो है बेसिकली इन्फेक्शन कर देते हैं। उसका साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं, सोर थ्रोट होगा पेशेंट को, स्पेशली इसके अलावा उसको कानों में भी दर्द फील होगा, पेनफुल और डिफ़िकल्ट स्वालोविंग होगी, डिस्फेजिया जिसे कहते हैं, यानी पेशेंट खा रहा है पी रहा है तो उसे पेन भी होगा, खाते पीते हुए कुछ भी निगलते हुए डिफ़िकल्टी होगी। क्राउच कफिंग यानी बहुत ज़्यादा ऐसी कफिंग होती है कि साथ में गला बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा होता है। हेडेक की कंप्लेन होगी पेशेंट को, फीवर होगा चूँकि इन्फ्लामेशंस हैं, चिल्स की कंप्लेन भी हो सकती हैं। रेड स्वेलन टॉन्सिल्स होंगे विद पस फॉर्मेशन, जैसे मैंने आपको अभी पीछे पिक्चर में दिखाया। नॉर्मली आप टॉन्सिल्स देखें तो वो आपको, आप मुंह खोल के देखें टीवी सॉरी मिरर में, आपको इस तरह से जो टॉन्सिल्स हैं वो नज़र नहीं आएंगे। जब वो स्वेलन हो जाते हैं तब उनकी इस किस्म की कंडीशन होती है जो मैंने आपको पीछे भी पिक्चर में दिखाई कि वो बहुत ज़्यादा स्वेल हो जाते हैं, अपनी एबनॉर्मल स्पेस कवर करना शुरू कर देते हैं, उसकी ही वजह से स्वॉलोइंग में हमें प्रॉब्लम हो रही होती है। स्वेलिंग एंड टेंडरनेस ऑफ द सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स। डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स क्या हैं, हम सिंपल स्वैब्स ले लेते हैं, बकल स्वैब्स ले लेते हैं, उसकी कल्चर करवा लेते हैं, सेंसिटिविटी टेस्ट हो जाता है उनका टू आइडेंटिफाई स्टेप्टोकोकाई और स्टेफिलोकोकाई इन्फेक्शंस। इसके अलावा आप सीबीसी करवा सकते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट देख सकते हैं पेशेंट का फॉर एलिवेटेड वाइट ब्लड सेल्स एंड लिम्फोसाइट्स। इंक्यूबेशन पीरियड देख लेते हैं बेटे।
जो एक्यूट टॉन्सिलाइटिस है इसका यूजुअली आफ्टर अटैक 72 आवर्स के बाद आपका जो पेशेंट है वो आपको साइन सिम्टम अपीयर करेगा। जो सब एक्यूट टॉन्सिलाइटिस है उसमें बेटे 2 to 3 डेज के बाद और क्रॉनिक में 4 to 6 डेज के बाद। और जो रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस है यानी बार बार आपके पेशेंट्स को टॉन्सिलाइटिस हो रहा है उसका इंक्यूबेशन पीरियड तकरीबन 1 to 2 वीक्स हो सकता है। अच्छा जी। ट्रीटमेंट क्या है इसका? ट्रीटमेंट है नॉर्मल सेलाइन के हम गार्गल्स करवाते हैं, या फिर अगर माउथ वॉश भी नीडेड हो तो हम उसे भी पानी में मिक्स करके उसको गार्गल्स करवाते हैं। एनाल्जेसिक्स देना पड़ सकते हैं, पेन हो रहा है जाहिर पेशेंट को तो पॉन्स्टान या ब्रोफिन वगैरह दे देते हैं। इसके अलावा बेटे फीवर है तो एंटीपायरेटिक्स देने पड़ेंगे। फ्लूइड इंटेक बढ़ाना बहुत ज़रूरी है पेशेंट का। सूदिंग लॉजेंजेस जो है वो भी हम दे सकते हैं, जैसे एस्पेक्सस वगैरह हैं, थोड़ा गले को सूदिंग इफेक्ट आए। Antibiotics such as penicillin is the drug of choice, but may use erythromycin and cefuroxime. Tonsillectomy for recurrent chronic cases, अगर किसी को बार बार, आपने ये बात तो सुनी ही होगी, किसी को बार बार टॉन्सिलाइटिस होता है तो उसे फिर यही कहा जाता है कि आप, उसके लिए यही चॉइस होती है फिर कि आप टॉन्सिलेक्टमी करवा लें। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं बेटे? पेरी टॉन्सिलर एब्सेस बन सकते हैं, यानी टॉन्सिल्स में बहुत ज़्यादा पस अक्यूमुलेट हो जाएगी, यानी जो टॉन्सिल्स मौजूद हैं पेरी टॉन्सिलर मीन्स उसके आसपास पस के साथ जो है वो, यानी पस की अक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाएगी, एब्सेस बनना शुरू हो जाएंगे इस तरह के। इसके अलावा लेमीरस सिंड्रोम है, यानी सेप्टिसीमिया हो सकता है, वहाँ एक स्पेसिफिक जगह पे इन्फेक्शन मौजूद है, वहाँ से वो ब्लड का हिस्सा बन सकता है, पूरी बॉडी में स्प्रेड हो सकता है। टॉन्सिल्स की हाइपरट्रॉफी हो सकती है, जिसकी वजह से फिर जाहिर है स्नोरिंग होगी, माउथ ब्रीदिंग होगी, स्लीप डिस्टर्बेंस होगी, ऑब्स्ट्रक्टेड स्लीप एपनिया होगा। रूमेटिक हार्ट डिजीजेज हो सकती हैं। ये बात अगर आपको याद हो, जब मैंने आपको सीवीएस पढ़ाया था उस वक्त मैंने आपको ये बात बताई थी कि हम डेंटल प्रोसीजर करते हुए और स्पेशली अपनी माउथ की जो ओरल हाइजीन है उन चीज़ों को हमने इंक्लूड किया था। रोमेटिक डिजीजेज जो हार्ट की थी, जो वॉल्व की डिजीजेज थी, बेसिकली उनके इन्फेक्शन थे, उसके लिए मैंने आपको बताया था ये इसकी प्रिवेंशन हैं। ठीक है, सो इसीलिए रोमेटिक हार्ट डिजीजेज इसकी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। इसी तरह ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है। टॉन्सिलोलिथ मतलब टॉन्सिल्स के जो डेब्रिस है वाइटिश कलर में, वहाँ पे टॉन्सिल्स के अंदर एक तो एब्सेस फॉर्मेशन हो सकती है। इसके अलावा बेसिकली लिथ का वर्ड इस्तेमाल होता है बेटे स्टोन्स के लिए। सो टॉन्सिलोलिथ हो सकता है कि वो जो डक्ट्स हैं उनके अंदर स्टोन बन सकते हैं। हेलिटोसिस यानी बैड ब्रेथ, ये कॉम्प्लिकेशंस है सारी टॉन्सिलाइटिस की। अच्छा, हम यहाँ स्टॉप करते हैं, अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसे फेरेंजाइटिस से कंटिन्यू करेंगे। और अभी क्योंकि टाइम हो गया है HN1 की अटेंडेंस का, तो हम HN1 की अटेंडेंस मार्क करते हैं। तमाम स्टूडेंट अपनी अटेंडेंस मार्क करवा लीजिए। जी सारा, यू आर राइट, जब हम टॉन्सिलेक्टमी करवाते हैं तो बिल्कुल हमारा डिफेंस मैकेनिज्म डिस्टर्ब होता है। क्यों? क्योंकि देखिए अल्लाह ताला ने कितना अच्छा निज़ाम रखा है। सबसे पहले हम जब सांस लेते हैं तो हमारी नाक में, मैंने आपको भी बताया, फिल्ट्रेशन का काम है, ह्यूमिडिफिकेशन का काम है, एयर को फिल्टर करने का काम है। वहीं पे बहुत सारे हमारे जो फॉरेन बॉडीज़ होती हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अगर अल्लाह ताला ने ये सब कुछ ना रखा होता तो हम तो आए दिन बीमार रहते। इसी तरह से जब हम कुछ खाते हैं या एयर में जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो जब यहाँ मौजूद होते हैं, यहीं पे हमारे टॉन्सिल से जो है बेटा वो निकलना शुरू हो जाते हैं लिम्फोसाइट्स, और डिस्ट्रॉय कर देते हैं सारी जो ये नहीं कहना चाहिए कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे मोटे होते हैं। तो इसलिए जब क्या होगा, हमारा जो थोड़ा फर्स्ट डिफेंस ये नहीं कह सकते हैं आप, इनिशियल डिफेंस कह सकते हैं, वो डिस्टर्ब ज़रूर होता है टॉन्सिलेक्टमी होने के बाद। चलिए यहाँ स्टॉप करते हैं और अटेंडेंस मार्क करवा दें।
ओके स्टूडेंट्स, अटेंडेंस हो गई है, अभी हम नेक्स्ट क्लास में जो है इसे कंटिन्यू करते हैं। टेक केयर।